नमस्कार, मैं सीमा। मैं आपको बताने जा रही हूँ दीदी वर्सेस दादा। यानी दीदी बंगाल में, कोलकाता में जो रेप मर्डर कांड हुआ उसमें अब खुलासे शुरू हो गए हैं। यानी सीबीआई की जांच जो है वो कंटिन्यू चल रही है। वहीं पे संपत मीरा और सीमा पाहूजा की एंट्री हो चुकी है, जो कि सीमा जो पाहूजा हैं वो डीएसपी पद पर रही हैं। कई अवार्ड मिले हुए हैं। 19 लोगों ने जो गैंग रेप किया था हाथरस में, उसमें वो इन्वॉल्व रही हैं, उस केस को सॉल्व किया है। वहीं पे शिमला की जो गुड़िया थी उसकी गुत्थी भी इन्होंने ही सॉल्व की थी। मानव तस्करी जो करने वाले हैं उन पर भी इन्होंने काम किया हुआ है, कई लोगों को पकड़वाया है, मदद की है। वहीं पे संपत मीरा जी जो हैं उनका भी सीबीआई अफसर रही हैं, आईपीएस अफसर रही हैं। तो सीबीआई के साथ में अब इन दोनों लोगों को भी जोड़ा गया। तो जो संपत मीरा हैं वो उन्नाव का जो केस हुआ था उसमें जो कुलदीप बीजेपी नेता थे, कुलदीप सिंगर, उनको सजा दिलवाई थी और उनको जो है उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। तो यहाँ पे जो दो महिलाएं हैं, संपत मीरा और सीमा पाहूजा, दोनों खूब अपनी अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाती हैं और निभाते चली आई हैं। इसी वजह से इनको कोलकाता में सीबीआई के साथ में जोड़ दिया गया है कि अब ये क्या एविडेंस निकाल के लाएंगे। यानी इसमें भी ये समस्या जो आ रही है तो वो प्रूफ जो है पूरे ठोस सबूत के साथ में ये पेश करेंगी कोर्ट में। तो अब क्या हुआ है कि जो दीदी वर्सेस दादा चल रहा है कि दीदी जो है वो संदीप घोष के साथ मिली हुई है। ये कहा जा रहा है उनका नज़दीकी जो है उनके यहाँ उठना बैठना है। तो क्या वाकई में संदीप घोष जो पूर्व प्रिंसिपल रहे हैं, तो ये बात सच है कि वो ममता जी के साथ में इनका नज़दीकी जो है रिश्ता रहा है, उनके साथ में मिलना जुलना है? क्या ये सरकार होते हुए जो अभी वो वहाँ पे तोड़ फोड़ हुई थी, पुलिस जो है वहाँ पे कोई इंक्वायरी सही से नहीं कर रही थी, तो क्या ये सारी बातें सही हैं जो ये सब कही जा रही हैं और दिखाई जा रही हैं? तो वहीं पे CISF जो है वो दीदी की सरकार जो है अब क्या गिराई जाएगी? दीदी की सरकार यानी टीएमसी पर अब बिजली गिरने वाली है। टीएमसी यानी दीदी की ममता का, अब ममता जी का ये जो खेल है वो खत्म होने वाला है। वहीं पे कोर्ट की भी फटकार उनको लग रही है कि आपकी सरकार होते हुए भी वहां पे पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया था। अब सीबीआई के एंट्री हो चुकी है, अब वो देखो क्या करके दिखाती है। वहीं पे दादा यानी बदलापुर, महाराष्ट्र का बदलापुर में किस बात का बदला लिया गया है? अब वहां पे जो बदलापुर में दादा ने, छोटी सी लड़की ने बयां किया है कि उस दादाजी ने मेरे कपड़े उतरवाए। 4 साल की बच्ची जिसको कोई भी समझ नहीं होती, गोदी में लेकर लोग घूमते हैं। तो दादा कहती थी, यानी बड़े भाई बड़े उनको जो है वो महाराष्ट्र में या कई भी और जगह हैं जहां दादा कहा जाता है कि यानी उस इतना बड़ा पद देने के बावजूद छोटी सी बच्ची के साथ में इस तरीके से यौन शोषण करने का जो है वो उन्होंने कार्य किया। अब उसमें जो कहा जा रहा है कि उसके साथ भी बलात्कार हुआ, तो लेकिन ये अभी सही खुलासा नहीं हुआ क्योंकि उसकी मेडिकल रिपोर्ट बताई। 4 साल की बच्ची का भी मेडिकल करवाया गया। तो क्या 4 साल की जो वो बच्ची है, तो 2 बच्चियों के साथ में इस तरीके का कांड एक दादा ने किया, तो दादा ने उन बच्चियों के कपड़े क्यों उतरवाए? क्या उसका मकसद था? क्या उनके साथ में रेप हुआ है? क्या रेप कर दिया था या रेप करने का प्रयास कर रहे थे, सिर्फ कपड़े ही उतरवाए थे? तो अब यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स उसने किया था या केवल जो है उसने सेक्सुअल हरेसमेंट किया था? तो यहाँ पे अगर इंटरकोर्स किया तो BNS का सेक्शन 68 और 376C यानी पर्सन इन अथॉरिटी, यहाँ पे अलग अलग दिया गया है ABCDE, 376 ABCDE। तो यहाँ पे हर की डॉक्टर यानी कि हॉस्पिटल में अगर कोई रेप करता है, किसी के साथ में ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन यानी पर्सन इन अथॉरिटी, उसको कोई किसी चीज के लिए अपॉइंटमेंट, जैसे इसमें बताया था वो असिस्टेंट था वहां पे, तो ऐसे पर्सन जो है अगर वहां पे किसी के साथ में ऐसे सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाता है या उसके साथ में बलात्कार करने का प्रयास करता है या फिर उसको
हैरेसमेंट करता है, तो ये सारी चीजें जो है ये उस कैटेगरी में आएगी कि आप उसको लजा रहे थे, सता रहे थे। तो ये हुआ दादा का केस। वहीं पे अब क्या है कि वहाँ पे जो चल रहा है कि ममता दीदी जो हैं, तो क्या ममता दीदी संदीप बाबू पर इतनी मेहरबान हैं कि संदीप बाबू जो हैं उनको इतना कि एक जगह से छोड़ा दूसरी जगह पे उनको जॉब मिल गई, क्योंकि उनके ऊपर तो ये भी आरोप किया गया कि वो ऑर्गन, जो बॉडी के ऑर्गन्स पार्ट होते थे उनकी तस्करी करते थे। इतना बड़ा आरोप, मतलब डेड बॉडी को नहीं छोड़ते थे, डेड बॉडी की भी तस्करी करते थे। तो ऐसी ऐसी घिनौनी हरकतें करने के बावजूद भी उनको वहां की सरकार ने कैसे बचा के रखी है, अभी तक क्यों नहीं उगल रहे हैं वो। और उसके बाद वहां की जो ट्रेनी डॉक्टर थी उसने भी खुलासा किया था कि ऐसा जो है ये कर रहे हैं, तो उसमें उसको ये सारी जानकारी मिल गई थी, उसकी डायरी में भी कई बातें खुलकर बाहर आई हैं, तो उसको ये सारी बातें पता लग गई थी। इसी वजह से उसका मर्डर किया गया, यानी मर्डर तो मर्डर, रेप भी किया गया, रेप के साथ में मर्डर किया गया। तो अब उसमें एक नहीं, दो नहीं, कई लोगों ने उसके साथ में रेप किया। वहीं पे बदलापुर में भी 2 बच्चियों के साथ में 4 साल की बच्ची है, यानी 4 इयर्स की बच्ची, जिनको गोद में लेके लोग घूमते हैं, गोद में खिलाते हैं, तो उन बच्चियों के साथ जिनमें कोई समझ नहीं होती है। तो बताइए ये 4-4, 5-5 लोग मिलकर ये ऐसे रेप कांड क्यों हो रहे हैं, क्या बात है। यानी पहले लोग बैठते हैं झुंड बना के, कई लोग फिर बातें करते हैं, फिर उसके बाद में उनकी क्या माइंड में आता है, क्या ऐसा माइंड में इविल इंटेंट पैदा होता है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स बना लेते हैं। यानी पहले तो फ्रेंड होते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, सब बैठ के हंसी मजाक करते हैं, उस हंसी मजाक को ही ये सेक्सुअल इंटरकोर्स में बदल जाता है। यानी घरों में टाइम कम एक्सपेंड करते हैं, बाहर ज्यादा एक्सपेंड करते हैं। यानी घर में जो है तो वो अपने ही लोगों को बताएंगे कि ये जो है ये पागल हो गए हैं, इनकी दिमाग कम हो गया, इनका दिमाग खराब हो गया, और बाहर जो पागल होते हैं उनके साथ में टाइम एक्सपेंड किया जाता है, और फिर वो जो है रूप धारण कर लेता है सेक्सुअल इंटरकोर्स का। यानी कि जब हंसी मजाक जब वो आगे बढ़ जाती है, फिर वो धीरे से सब मिलके ऐसा प्लानिंग बनाते हैं और प्लानिंग के साथ में इस तरीके का कदम उठा लेते हैं। तो वहीं पे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का एक केस है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का केस है ये। वहां पे जो आर्टिकल 14, 15, 19, 21 में ये कहा गया है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी यौन उत्पीड़न क्या है, तो यौन उत्पीड़न को 354 यानी 354A, उसके बाद बीएनएस का सेक्शन जो है 75, उसमें ये कहा गया सेक्सुअल हैरेसमेंट, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, कहीं भी वुमेन महिलाएं जो काम कर रही हैं, मजदूरी कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, उसके बावजूद वहां पे उनके साथ बदतमीजी की जाती। कभी कहीं पे ऐसी जगह हाथ रखते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं उनसे हंसी मजाक करते हैं, कहीं उनसे गलत बातें यानी कि कुछ अपोजिट मतलब इस तरीके से बातें करना जो अश्लील हो, तो ऐसी बातें करना। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क केस है जो सभी महिलाओं के लिए चेतावनी देता है, वार्निंग देता है कि हाँ ये इस तरीके के केस में उनको समझ जाना चाहिए कि क्या है। तो ये पावर जो दी है, यानी पीरियड के टाइम भी उनको 4 से 5 डेज की छुट्टी यानी रेस्ट का टाइम दिया जाता है कि अगर उनका पीरियड्स का टाइम हो, मंथली प्रॉब्लम अगर आती है तो उनको 4 से 5 डेज रेस्ट दिया जाए। इतने नियम बनाए गए हैं, उसके बावजूद भी जो कानून है, कानून को तोड़कर ये जो है ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं। यानी औरत जो है, चाहे वो अगर शादीशुदा भी है, अगर वाइफ है, बीवी है अगर किसी की, लेकिन अगर उसकी मर्जी नहीं है, बिना उसकी मर्जी के, यानी कि अगर वो सेपरेशन में रह रहे हैं, तो पति भी उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं बना सकता है, तो दूसरी के साथ में कैसे बना लेते हैं।
क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों इस तरीके से है कि मतलब पति पत्नी जब एक दूसरे के साथ में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं बना सकते, बिना कंसेंट के सेपरेशन में रह रहे हैं, तो ये भी रेप की कैटेगरी में आता है। ये आपका सेक्शन BNS का 67 और वहीं पे IPC का सेक्शन 376B के अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया है कि पति पत्नी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट कंसेंट के नहीं बना सकते अगर सेपरेशन में है। तो आप सोचिए कि अगर इस तरीके से महिलाएं अगर कहीं जॉब कर रही हैं, कहीं ऑफिस में हो, चाहे वो मजदूरी करके कर रही हो, चाहे ईंट गाड़ा करके कर रही हो, कहीं भी किसी भी सेक्टर में, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, तो उनके साथ में कोई अदर पर्सन कैसे जो है उनको हैरेस कर सकता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट कैसे कर सकता है। तो ऐसे ऐसे सवाल जो है वो किए जा रहे हैं। वहीं पे संदीप घोष और 2 जो मुजरिम पकड़े गए हैं कोलकाता वाले में, और संजय रॉय, तो संजय रॉय, संदीप घोष और कई 3 लोग और हैं जिनके नाम खुलासे हुए। 5 लोगों ने उसके साथ में रेप किया, उसके बाद मर्डर किया। तो सोचिए वहां पे जो है तो उसको बताया गया ये पागल है, दिमागी, इसका दिमाग सही नहीं है। तो वहीं पे पॉलीग्राफी भी की गई, नार्को नहीं हुआ लेकिन पॉलीग्राफी की गई। पॉलीग्राफी में यह है कि उसकी जो एक्टिविटी होती है बॉडी की, आंखों की, फेस की, तो उस एक्सप्रेशन से लोग मतलब समझ जाते हैं कि इसका माइंड में क्या चल रहा है। तो पॉलीग्राफी उसकी कराई गई। उसने पहले तो ये हुआ कि इसका माइंड डिस्टर्ब हो गया है, ये दिमाग से पैदल हो गया, इसका दिमाग पागल हो गया, क्योंकि उसकी सास का जो डिसीजन आया है उसमें ये कहा है कि इसने 4 मैरिज की थी, 4 मैरिज की, जिसमें से उसकी जो लड़की थी, एक लड़की जिससे उससे पहले शादी हुई थी, उसके पेट में बच्चा था, उस बच्चे को भी मारा और उसको भी मारा, और उसके पेट में जो बच्चा था वो भी मिसकैरेज हो गया, इतना मारा उसको। तो उसकी सास ने कहा है कि इसको अगर फांसी की सजा दी जा रही है तो ठीक है, अच्छा है, वो इसी काबिल का है। तो इस तरीके के इंसान यानी कि जो मेंटली डिस्टर्ब यानी कि पहले से ही था, तो ये कौन से टाइप का मेंटली डिस्टर्ब था, यानी कि जो अभी IPC का सेक्शन 84 जो बताता है अनसाउंड माइंड, और CBI ने भी उसके कई टेस्टिंग कराई है माइंड के कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है इसका दिमाग खराब हो गया है, सनक तो नहीं गया है। तो अर्नॉल्ड वर्सेस आर वर्सेस अर्नॉल्ड का एक केस है जिसमें वाइल्ड बीस्ट टेस्ट की बात करता है। वाइल्ड बीस्ट टेस्ट में यानी कि जो पागल रहा है, यानी उसको कोई भी नॉलेज नहीं होती क्या सही है और क्या गलत है, यानी कि क्या गुड है और क्या इविल है, तो उसको अच्छा और बुरे का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं पता होता है। तो उसको ये कहा गया है कि ये वाइल्ड बीस्ट टेस्ट यानी कि वो पागल है, वाकई में लीगल पागल है। तो वाइल्ड बीस्ट टेस्ट में ये खुलासा किया जाता है। वहीं पे एक इंसेंट डेल्यूशन टेस्ट होता है, डरहम रूल एक बनाया गया, उसमें इंसेंट डेल्यूशन टेस्ट होता है। तो इंसेंट डेल्यूशन जो टेस्ट होता है उसमें विक्षिप्त परीक्षण किया जाता है कि वो जो है उसका जो दिमाग है वो कितना डेवलप है और कितना जो है उसका माइंड काम कर रहा हो, कितना माइंड उसका डिस्टर्ब हो चुका है, यानी कि वो वाकई में जो है उसका माइंड डिस्टर्ब है तो वो किस तरीके से उसका माइंड डिस्टर्ब होता है, यानी कि क्या उसको ऐसी क्या प्रॉब्लम आती है जिससे उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए इसको जो है उस चीज से दूर रखा जाए। तो ये सारे हैं, तो डिफरेंस जो है इनमें बताए गए हैं, यानी कि जो सेक्शन 84 है वहीं पे ये बताया गया है कि ये कौन कौन से किस तरीके का अनसाउंड माइंड होता है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की बात करता है। तो ये वहाँ पे ये रूल यानी कि ये जो टेस्ट बताए गए हैं वाइल्ड बीस्ट टेस्ट और इंसेंट डेल्यूशन टेस्ट, इन दोनों टेस्टों के अंतर्गत जो है ये पता किया जाता है कि किस तरीके का ये पागल है। वहीं पे 53 घंटे जो है वो संदीप घोष के साथ CBI ने पूछताछ की, जिसमें पता करने की कोशिश की कि क्या, तो उसमें कई खुलासे निकल कर आए, जिसमें ये कहा गया है कि वाकई में संदीप घोष ही इस सब मामले का मास्टरमाइंड था, यानी मास्टरमाइंड है। और मास्टरमाइंड होने के बाद अब उनको जो है ये बताया जा रहा है कि अब संदीप घोष और संजय रॉय को फांसी की सजा दी जाए, यानी कि अब उनको मुक्ति मिल जाएगी। फांसी की सजा जैसे निर्भया वाले में कांड में हुआ था, फांसी की सजा दे दी गई, चारों को मुक्ति मिल गई। तो ये फांसी की सजा जो है देना इतना उनके लिए कठिन नहीं है, उनको तो यह है कि 1 सेकंड में हमको फांसी की सजा दी जाएगी और हम 1 मिनट में ऊपर चले जाएंगे, यानी उनको ना
दर्द महसूस हुआ, ना उनको तड़पना महसूस हुआ, ना उनको ये पता लगा कि हम जो है इतनी बड़ी हमने गलती की है, ऐसा हमने कांड किया है तो उसकी सजा कितनी दर्दनाक होती है, उनको तो कुछ पता ही नहीं हुआ। उनको सीधी सीधी मौत यानी फांसी की सजा दे दी गई। अगर इतना ही डर होता तो निर्भया वाले कांड से ये डर जाते, तो इतने रेप पे रेप जो हो रहे हैं आए दिन, अब तो रोज एक जगह से खबर आ रही कि आज यहाँ रेप हुआ, कल वहाँ रेप हुआ, परसों यहाँ रेप हुआ। यानी अयोध्या में, कानपुर में, उसके बाद में यहाँ कोलकाता में, बदलापुर में, देहरादून में, उसके बाद में अभी वहाँ पे हुआ था, मतलब अभी इसी वीक में कम से कम लगातार डेली न्यूज में आ रहा है कि आज यहाँ रेप हुआ, कल वहाँ रेप हुआ, और सब अधिकतर माइनर बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, जो 4 साल से लेके और वही 7, 7, 8, 9 बस इतनी ईयर्स की बच्चियां हैं। तो इन बच्चियों जिनको गोदी में माँ बाप खिलाते हैं, जिनको कोई समझ नहीं होती है कि क्या है, तो उन बच्चियों के साथ में लोग रेप कर रहे हैं। क्या दिमाग खराब है, वो भी कम एज के नहीं, 70 ईयर्स के। तो इनका दिमाग क्या हो गया है, कहाँ इनका दिमाग डाइवर्ट हो गया है, क्या हो रहा है जो ये ऐसा कांड कर रहे हैं? कैसे इनके घर वाले हैं, कैसे संस्कार इनको मिले हैं कि जो अपने घर में ना टाइम एक्सपेंड करके बाहर एक्सपेंड करके और इस तरीके के कांड कर रहे हैं। तो ऐसी गलतियां ये ना करें और ऐसे आंखों में इनके डर पैदा हो, ऐसी सजा सुनाई जाए। जिस तरीके से लोग, जब मैंने एक केस आईपीसी में था, उस केस का नाम नहीं याद आ रहा, उस केस में ऐसा था कि वो इतना अपने शरीर से इतनी कष्ट में थी कि वो कहती थी हमें कोई इंजेक्शन ऐसा दे दो जिससे मेरी डेथ हो जाए। तो ये हुआ, ये मर्सी डेथ की वो बहुत गुहार कर रही थी कि हम दया की भीख मांग रहे हैं कि हमें कोई इंजेक्शन ऐसा दे दो कि क्योंकि हम अपने शरीर से, हम अपनी बीमारी से बहुत थक चुके हैं और मुझे बहुत पेन हो रहा, अब हम असहाय हो गया, अब हम ये सहन नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी उसको जो है इंजेक्शन नहीं दिया गया, उसको जो है उसको किसी भी तरीके से उसकी डेथ नहीं की गई, यानी हॉस्पिटल में रहकर वो आंसुओं से रो रही थी। तो तड़पना क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, तो ये तो तभी होएगा जब इंसान को अपने शरीर से जब कष्ट होता है, जब कष्ट होते हैं। तो इस तरीके से फांसी दे देना ये तो कोई भी नहीं है, ये तो एक तरीके से उनको मुक्ति मिल गई, यानी कि उनको फांसी दी गई और उनको कोई ना कष्ट पता लगा, ना दर्द पता लगा, आसानी से फांसी दी गई और भगवान को प्यारे। तो इस तरीके के दर्दनाक लोगों को, दर्दनाक दरिंदों को जो है दरिंदगी वाली ही सजा देनी चाहिए, ताकि उनको एहसास हो, उनको डर हो कि इस सजा का परिणाम क्या होगा। धन्यवाद।